Good morning, everyone. My name is Deepak Mahajan, and welcome to the weekly session of current affair on the YouTube platform of Delhi Career Group. So, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, इसमें हम कवर अप करने वाले हैं 5th ऑफ दिसंबर टू 11th ऑफ दिसंबर तक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें सबसे पहले हम कवर अप करेंगे कुछ एक मेजर करंट अफेयर जिनको हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे। उसके बाद रहने वाले हमारे कुछ एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, एफकैट, एनडीए, कोई भी एग्जाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और सबसे लास्ट में हम स्टैटिक जीके में आज कवर अप करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में कि कौन कौन सी हमारे इंडिया की जो 40 साइट्स हैं उनमें कौन सी वाली साइट्स को कौन से वाले ईयर में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाला गया था। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टुडे सेशन ऑफ करंट अफेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, दुनिया का सबसे पहला स्टीम प्रोपेल्ड स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया है जापान ने। पहला स्टीम प्रो, अभी जो ट्रेडिशनल इंजन यूज होते थे उससे बहुत अलग है। स्टीम आल्सो स्टीम इंजन हमारे बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम है उसमें काफी पहले का इन्वेंट हो चुका है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने स्टीम इंजन प्रोपेल्ड स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया है। किसने किया है बात करें तो जाक्सा ने किया है। जाक्सा क्या है? जापान की एरोस्पेस एजेंसी है। ठीक है, जैसे इंडिया की इसरो है, यूएसए की नासा है, वैसे ही जापान की जाक्सा है। इन्होंने ये स्टीम प्रोपेल्ड स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया है। ठीक है, बात करें स्पेसक्राफ्ट कौन सा है? इक्विलियस नाम है इसका। इक्विलियस स्पेसक्राफ्ट इज द वाटर पार्ट क्यूबसैट स्पेसक्राफ्ट। इट वाज डेवलप्ड बाय जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और बात करें लॉन्च कहां से हुआ तो लॉन्च हुआ है नासा का ओरियन स्पेसक्राफ्ट है, तो वहां से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, द स्पेस मिशन विल कैरी आउट अ नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। काफी इन्वेस्टिगेशन करेंगे ये, इंक्लूडिंग टेस्टिंग ऑफ रेडिएशन एनवायरनमेंट। रेडिएशन डिटेक्ट करेंगे अलग अलग जगह पर स्पेस में टू हेल्प डिटरमिन बट प्रिकॉशंस फ्यूचर एस्ट्रोनॉट वुड हैव टू टेक आउट इन डीप स्पेस लोकेशन। कि कल को अगर डीप स्पेस में जा रहे हैं वो, तो उनको बाद में प्रॉब्लम ना आए और क्या क्या चीजें जो है वो देख सकते हैं। तो अभी केवल स्पेसक्राफ्ट गया है, इसमें कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं होंगे। जैसे पता लगेगा कि वहां के लिए सुटेबल क्या है उसके अकॉर्डिंगली एस्ट्रोनॉट वहां पर बाद में जाके भेजे जाएंगे। बात करें कि कहां पर भेजा है, इट्स प्लान्ड ऑर्बिटल पाथ विल बी सेकंड अर्थ मून लैग्रेंज पॉइंट EML2। तो टोटल बात करें तो ऐसे अर्थ मून लैग्रेंज पॉइंट कितने हैं? टोटल हैं 5। अब बात करें कि लैग्रेंज या मून पॉइंट होते क्या है। ठीक है, तो आप देखोगे ये हमारा है सन। ठीक है, ये सन है। सन के चारों तरफ क्या ऑर्बिट कर रही है? अर्थ ऑर्बिट कर रही है। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ क्या ऑर्बिट कर रहा है? मून ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो कि हम यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और सैटेलाइट को जस्ट इन केस हम इस वाले स्फीयर में डाल देते हैं, तो होगा क्या? धीरे धीरे ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या होगा, अगर मान लो हमने सन के चारों तरफ डालना होगा तो ये क्या होगा? धीरे धीरे अर्थ की जो ऑर्बिट है, ठीक है, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर है, तो धीरे धीरे करके ये ऑर्बिट में गिर सकती है। ठीक है, लेकिन कई पॉइंट स्पेस पे ऐसे होते हैं जहां पर ना इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है सन का, ना सन के ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, ना मून का ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट के ऊपर इफेक्ट करेगा। वहां पर अगर हम किसी सैटेलाइट को वहां पर अगर छोड़ दें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, मान लो एक ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ से अट्रैक्ट कर रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ से यहाँ तक अट्रैक्ट कर रहा है, एक यहाँ से यहाँ तक। कई पॉइंट्स बीच में ऐसे होते हैं जहां पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स अक्कर नहीं करता। वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं चारों तरफ के, वो बैलेंस हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि ना ये जो सैटेलाइट है हमारी, ना इस साइड को अट्रैक्ट होगी, ना इस साइड को अट्रैक्ट होगी, ना इस साइड को अट्रैक्ट होगी। इनको बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट। तो जो हमारा ऐसे हमारे अर्थ के ऑर्बिट में टोटल 5 है, तो EML2 जो है हमने वहां पर इसको स्पेसक्राफ्ट को वहां पर छोड़ा है। ठीक है, लैग्रेंज अर्थ मून लैग्रेंज पॉइंट याद रखना, कौन से वाले ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस होता है, या फिर जहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी एक साइड को नहीं लगता। ठीक है, चारों तरफ से बैलेंस्ड रहता है। ठीक है, तो ये डिजाइन है कैसा कैसा रहेगा हमारा इक्विलियस। ठीक है, ये वहां पर सन सेंसर है, स्टार ट्रैकर है। ठीक है, मेनली इन स्टार ट्रैकर और सन सेंसर का काम क्या है? रेडिएशन चेक करना कि रेडिएशन का लेवल अलग अलग पॉइंट्स पर क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया टॉप्स इन द इंडेक्स ऑफ सोशल हॉस्टिलिटीज रिलेटिंग टू द रिलीजन। ठीक है, बात करें आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 तक डील करते हैं हमारे किसके साथ? फंडामेंटल राइट्स
फॉर द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, सबको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। दूसरा आपको पता होगा इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से सेकुलर वर्ड हमारे प्रियम्बल में ऐड किया गया। मेन फीचर है सेकुलर हमारा। सेकुलरिज्म मतलब कि हमारी कंट्रीज में लगभग हर धर्म के लोग शांति से रहते हैं, हर धर्म के लोगों के लिए टॉलरेंस है, हर धर्म की प्रोटेक्शन के लिए उनके पास फंडामेंटल राइट्स है यहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद जो रिसेंटली एक इंडेक्स आया है, ठीक है, पब्लिश किसने किया है? प्यू रिसर्च सेंटर ने। ठीक है, इंडेक्स का नाम क्या है? सोशल हॉस्टिलिटीज इंडेक्स। ठीक है, इसमें हमारा जो रैंक है फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट रैंक है, मतलब कि दुनिया में सबसे ज्यादा हॉस्टिलिटीज धर्म के लिए कहीं पर है तो इंडिया में है। हॉस्टिलिटीज मतलब विरोधी। मतलब कि इंडिया में ये जो आंकड़े थे वो काफी फैक्टर्स को जोड़ के लिए गए कि सबसे ज्यादा दंगे धर्म के नाम के ऊपर कहां पर हुए, सबसे ज्यादा कन्वर्जन कहां पर हो रहे हैं, या फिर मॉब लिंकिंग या बाकी जितनी भी चीजें हो रही है। तो आल्दो इंडिया में दिखाने को हमारे पास बेशक है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट है बस, लेकिन ड्यू टू सम पॉलिटिक्स कंफ्लिक्ट, राजनीतिक फुटों की वजह से और कई वजह से हमारे इंडिया में जो लोग हैं वो दिन प्रतिदिन भड़काते रहते हैं एक दूसरे को धर्म के खिलाफ, एक दूसरे के धर्म के खिलाफ भड़काते रहेंगे। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में टॉप पे है इसमें। ठीक है, सोशल हॉस्टिलिटीज में, मतलब कि हमारा बाकी जो धर्मों है, धर्म को लेके अपनी टॉलरेंस लेवल जो है वो काफी हद तक कम है। बात करें तो इंडिया का टॉप पे है। सेकंड लास्ट है नाइजीरिया। अफगानिस्तान का भी थर्ड लास्ट है। ठीक है, और इसराइल, माली, सोमालिया, पाकिस्तान भी हमसे काफी पीछे है, जिसको हमें लगता है कि पाकिस्तान में काफी ज्यादा धर्म के नाम के ऊपर कन्वर्जन होती है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो इंडिया का सिनेरियो उससे भी ज्यादा वर्स्ट है। ठीक है, इजिप्ट, लीबिया, सीरिया एंड इराक। तो आप देखोगे कि इंडिया आल्दो बोलते हैं कि सेकुलर कंट्री है, सारे धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सोशल हॉस्टिलिटीज पूरी वर्ल्ड में 198 कंट्रीज में से सबसे ज्यादा यहाँ पर है। ठीक है, और इसके पीछे की वजह सिंपल पॉलिटिक्स। द रिपोर्ट वॉज रिलीज बाई दी वॉशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर। इन्होंने पब्लिश की 13 मेट्रिसेस थे इसके, इंक्लूडिंग रिलीजन रिलेटेड आर्म कन्फ्लिक्ट एंड टेररिज्म एंड मूव और सेक्टेरियन वायलेंस। सेक्टेरियन वायलेंस मतलब कि पर्टिकुलर सेक्शन की अगर वायलेंस हो रही है वो, और टेररिज्म कोई एक्टिविटी हो रही है, आर्म कन्फ्लिक्ट हो रही है, तो इन सारे फैक्टर को जोड़ के सबसे ज्यादा जो डाटा पाया गया वो इंडिया में पाया गया। मतलब कि इंडिया में सबसे ज्यादा होते हैं ये, आउट ऑफ 9.4 एट 9.4। इंडिया का रैंक जहां पर नहीं आना चाहिए अच्छा, वहां पर बहुत ज्यादा अच्छा है। स्कोर भी काफी अच्छा है, यहाँ पर 9.4 है 10 में से, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये ऐसे इंडेक्स होते हैं जिसमें स्कोर जितना ज्यादा कम हो उतना हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन इंडिया में अभी भी कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अभी भी कई विचारधारा के लोग ऐसे हैं जो कि लगातार क्या चाहते हैं कि हमारा ये जो 9 पॉइंट स्कोर है ये 10.10 पहुंच जाए। जितने दंगे करवा सकते हैं उतने दंगे करवाएंगे, जितना लोगों में नफरत फैला सकते हैं एक दूसरे को लेके उतना नफरत फैला सकते हैं। ठीक है, द स्टडी हैज रिकॉर्डेड द टारगेटिंग ऑफ माइनॉरिटी इन इंडिया ड्यूरिंग द पेंडेमिक। सबसे ज्यादा जो इशू हुए थे वो पेंडेमिक में हुए थे, जब कई जो माइनॉरिटीज थे उनके ऊपर टारगेट किया गया था। आपने देखा होगा कई जो सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुई थी जिसमें पता लगा कि कुछ कम्युनिटीज के लोग जो थे वो कोविड स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे थे। अब उनकी वजह से, कुछ के लोगों की वजह से क्या हुआ कि सारी की सारी कम्युनिटी टारगेट की गई थी उस वाले टाइम पीरियड पे, और काफी ज्यादा मॉब लिंकिंग हुई है और काफी ज्यादा हैरास उनको किया गया था उस वाले टाइम पीरियड पर। 4-5 लोगों की गलती की वजह से काफी जो लोग थे, 90% लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। ठीक है, ऐसे करके काफी और भी माइनॉरिटी है, काफी और सेक्शन है जिनके साथ पेंडेमिक के टाइम पीरियड पे ऐसा हुआ था। ठीक, नेक्स्ट, वेस्टर्न कंट्रीज G7 यूरोपियन यूनियन हैव एग्रीड टू कैप द प्राइस ऑफ रशियाज ऑयल एक्सपोर्ट टू $60 per barrel in an attempt to limit the fossil fuel earning that support Russia's budget, its military and the invasion of Ukraine। तो रशिया आपको पता होगा काफी बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में। तो वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर यूरोपियन कंट्री हो गया, G7 हो गया, ठीक है, और यूरोपियन हो गया, इन सब ने बोला है कि जो प्राइस कैप है, ठीक है, प्राइस कैप है रशिया से ऑयल इंपोर्ट की, वो $60 पर बैरल कर देंगे। प्राइस कैप मतलब इससे ज्यादा में हम नहीं खरीदेंगे, अगर इससे ज्यादा में वो बेचने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं खरीदेंगे, ये मैक्सिमम लिमिट है इसकी। ठीक है, बात करें प्राइस कैप क्या होती है। प्राइस कैप रेगुलेशन इज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक रेगुलेशन दैट एस्टेब्लिशेस एन अपर लिमिट ऑन द प्राइसेस दैट अ यूटिलिटी प्रोवाइडर कैन चार्ज। तो अपर लिमिट है ये $60 से ज्यादा प्राइस नहीं जाना चाहिए पर बैरल। ठीक है,
इम्पैक्ट क्या रहेगा इसका, मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो है, द प्राइस कैप कुड हैव अनसर्टेन इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ ऑयल एज वरीज ओवर लॉस सप्लाई थ्रू द बॉयकॉट compete with fear about lower demand from slowing global economy। तो देखो अगर रशिया से हम ऑयल इंपोर्ट बंद कर देते हैं तो क्या होगा, सप्लाई हमारी डिक्रीज हो जाएगी, सप्लाई डिक्रीज होगी तो उसका प्राइस भी मार्केट के हिसाब से बढ़ना चाहिए ऑटोमेटिकली, लेकिन प्राइस कैप लगा दी है तो उससे ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसके स्लो डाउन होने का खतरा है अपने को। ठीक है, पहली चीज इस वाले डिसीजन से। दूसरा, रशिया के फाइनेंस को हर्ट करेगा ये। ठीक है, ग्लोबल मार्केट से एकदम रशिया के ऑयल को बाहर निकालते हैं तो रशिया के जो इकोनॉमी है उसके ऊपर काफी इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर फर्म नीडेड टू शिप ऑयल would only be able to deal with Russian crude if the oil price is at or below the cap। तो बोला कि जितनी भी कंपनीज है वो केवल रशिया के साथ तभी डील करेंगी जब प्राइस कैप से प्राइस नीचे। ठीक है, ठीक है, काउंटर मेजर बाय रशिया, रशिया ने क्या क्या किया इसके खिलाफ में। एक्सपर्ट से दैट $60 कैप विल नॉट हैव मच इंपैक्ट ऑन द रशियाज फाइनेंसेस। रशिया काफी अमीर है, बोला $60 से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, वर्ल्ड का सेकंड ऑयल प्रोड्यूसर है तो उसकी इकोनॉमी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड लार्जेस्ट है। तो उनकी ऑलरेडी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो इंडिया और चाइना और एशियन कंट्रीज में जा रही है, तो यूरोपियन कंट्री से कोई खास नहीं फर्क नहीं पड़ता उनको, एट डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, $60 से भी नीचे को अपने को मिल रहा है, ये डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहे हैं ये पहले ही, तो यूरोपियन यूनियन के बैन से पहले ही ऑलरेडी ये इन्होंने अपने रोड जो थे वो इस साइड को शिफ्ट कर दिए थे। रशिया said it will not observe a cap and will halt delivery to countries that do। तो बोला कि हम कैप के ऊपर नहीं करेंगे, जितना अपना रेट चलेगा हम उसके अकॉर्डिंगली देंगे, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। और तो इससे क्या होगा कि ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है ग्लोबल लेवल पे, रशिया जो है वो ब्लैक मार्केट में बेचेगा, डार्कली टैंकर विल ऑब्सक्योर ऑनरशिप। तो ब्लैक में जाएगा, मेन जो ऑनरशिप है किसकी है उसका पता नहीं लगेगा उसके बाद। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग होगी, इलीगल तरीके से बेचा जाएगा। फिर कंक्लूजन क्या कहता है, एक्सपर्ट जितने बोलते हैं कि $60 कैप जो है वो रशिया को जो इनका इच्छा थी, ठीक है, कि रशिया के जो फाइनेंशियल्स को हर्ट करने हैं ताकि यूक्रेन को इन्वेड ना कर सके वो, तो उसके लिए $60 कैप जो है वो बहुत ज्यादा है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर हमने समझा कि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हाँ $60 कैप होती तो रशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती थी, क्योंकि रशिया मेनली ऑयल के ऊपर ही डिपेंड है। लेकिन 60 कैप $60 इज बेटर देन नॉट एग्रीइंग एट ऑल। ठीक है, $60 कैप का कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। मेन जो कैप अगर $30 की होती तो शायद फाइनेंस के ऊपर इफेक्ट कर सकते थे। ठीक, प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन पद्मा, पद्मा आपने न्यूज में सुना होगा, काफी पिछले वीक न्यूज में चला था, हैज बीन अप्रूव्ड एज द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर पब्लिशर ऑफ न्यूज एंड करंट अफेयर अक्रॉस द कंट्री। तो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना है, रेगुलेटरी मतलब जो रेगुलेशन डिसाइड करेगी या फिर जो चेक करेगी कि सब कुछ ठीक चला है कि नहीं चला, किससे रिलेटेड, करंट अफेयर और न्यूज वाले जितने भी चैनल है। ठीक है, नाम है इसका पद्मा। एक्रोनिम आपको याद रखना है, प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन, काफी बार एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है इसके। इट हैज बीन अप्रूव्ड अंडर द रूल 12 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 इसके अंडर अप्रूव हुआ है। द ऑर्गेनाइजेशन विल लुक एट द ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू डिजिटल मीडिया न्यूज कंटेंट ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। तो मेनली काम क्या रहेगा इसका, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रीवेंसेस चेक करेगी, ग्रीवेंसेस चेक करेगी, ये किससे रिलेटेड, न्यूज और डिजिटल मीडिया से रिलेटेड कोई भी ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी पर्टिकुलर इशू है कोई, तो वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको कौन हेड कर रहे हैं अभी प्रेजेंटली, हाईकोर्ट जज हाईकोर्ट जज है मूलचंद गर्ग। विद रूल 12 ऑफ द आईटी रूल्स 2021 द मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड 9 सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज सिंस मई 2021। तो 2021 के बाद 9 ऐसी बॉडीज को सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना दिया गया है। इनमें कौन कौन सी बॉडीज है, डीजीपीयूबी, न्यूज इंडिया फाउंडेशन, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑनलाइन मीडिया एंड एनवीएफ प्रोफेशनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी अमंग अदर्स, और बाकी सारे। ठीक है, कुछ और है। बात करें आईआईटी मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं, आईआईटी मद्रास के जो रिसर्चर हैं उन्होंने ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर डिजाइन किया है। ठीक है, दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दी सी वेव। बात करेंगे इसका नाम क्या है, सिंधुजा इसका नाम है। ये क्या करेगा, ओशियन वेव, ओशियन जो वेव्स होती हैं उन वेव्स को, वेव्स किस वजह से आती है, विंड्स की वजह से आती है मेनली, तो वेव्स की वजह से क्या करेंगे, ये एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, नॉर्मली एनर्जी कन्वर्ट कैसे होती है, तो कोई भी जनरेटर रहेगा, ठीक है, जनरेटर होता है कोई भी जिसको हम डायनेमो बोलते हैं। ठीक है, जनरेटर
के अंदर लगा होता है टरबाइन। ठीक है, सिंपल भाषा में बताएं। और जब ये टरबाइन घूमता है तो घूमने के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स इसका चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है आई, वो प्रोड्यूस होता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ये। ठीक है, कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी भी कॉइल के अंदर, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनता है, जिसको हम नॉर्मली करंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर कैसे करेगा ये टरबाइन काम? यहाँ पर आप देखोगे कि ये मेन सेटअप है। वेव की क्रेस्ट आएगी, उससे क्या होगा, वाटर कॉलम जो है राइज करेगा। राइज करेगा तो ऊपर एक लीनियर टरबाइन होगा। टरबाइन क्या करेगा, ऊपर और नीचे जाएगा। जब टरबाइन ऊपर नीचे जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो टरबाइन के बाद इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो मेन काम क्या है, वेव क्या करेगी, सी लेवल को राइज करेगी। सस्पेंड कर देंगे हम इसको, कोई यहीं पर फिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली इसको सस्पेंड भी कर दोगे पानी के अंदर, तो उससे क्या होगा, जो टरबाइन है वो ऑटोमेटिकली घूमता रहेगा, और उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बन सकती है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है, डिवाइस इज कॉल्ड एज हिंदुजा 1। इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लोटिंग वायर, अ स्पार एंड इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया, वर्टिकली सबमर्ज्ड फ्लोटर अब्सॉर्ब वेव एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, विच इज कन्वर्टेड बाय अ पिस्टन और लीनियर जनरेटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। लीनियर जनरेटर मतलब कि जो ऊपर नीचे करेगा, ऐसे नहीं रोटेट करेगा। जो कई आपने देखा होगा, जो हमारे डैम्स होते हैं या विंड पावर होते हैं, वहां का जो जनरेटर होता है वो गोल घूमता है। लीनियर जनरेटर मतलब ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है, into electricity. ठीक है, how will it benefit? It can help India's coastal states and islands such as Lakshadweep and Andaman and Nicobar produce 40 to 50 gigawatt of wave energy. ठीक है, जितने हमारे आइलैंड है वहां के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। कोस्टल रीजन है तो वहां पर हम यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सी वाटर स्टोर्स टाइडल वेव एंड ओशियन थर्मल एनर्जी, मेकिंग द हार्नेसिंग ऑफ 40 gigawatt वेव एनर्जी पॉसिबल इन इंडिया पर डे। The converter may help India achieve the climate change related goal of generating 500 gigawatt of renewable energy by 2030। तो मेन हमारा टारगेट क्या है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को जितना कम कर सकते हैं उतना कम करेंगे, और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को जितना बढ़ा सकते हैं उतना हम बढ़ाएंगे। ठीक है, ओशियन से और क्या क्या तरीके हैं एनर्जी हार्नेस करने के? ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन, थर्मल एनर्जी को भी कन्वर्ट किया जाता है, उसको ओटीईसी बोलते हैं, बेस्ड ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस। एंड टाइडल एनर्जी कन्वर्टर, ऑफशोर विंड टरबाइन। तो ये जो है आपका, ये आपका थर्मल एनर्जी कन्वर्टर। ठीक है, एक साइड पे वेपोरेशन होगी, कंडेंसेशन होगी, और उसकी बाद से उसके बीच से टरबाइन घूमेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, टरबाइन ऊपर और नीचे जा रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर जो जनरेटर है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके बाहर को निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। As per the Food and Agriculture Organization report, global status of black soil. Black soil are under threat, with most losing at half of their soil organic carbon stocks, the carbon stored in soil organic matter। बात करें ब्लैक सॉइल, बोला है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड बोल सकते हैं, या फिर विलुप्त होने की कगार पे है। एफएओ ने अभी नई रिपोर्ट दी है। बात करेंगे इंडिया में कि टोटल कितनी टाइप की सॉइल्स होती है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इंडिया में जितनी भी सॉइल्स होती है उनको 8 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, उसमें से ब्लैक सॉइल भी एक है। बात करें ब्लैक सॉइल क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर होता है आयरन। आयरन की वजह से इसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। तो उन्होंने बोला कि अंडर थ्रेट है, क्योंकि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, इसके अंदर ना एक ऑर्गेनिक कार्बन स्टोर होता है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे करके रिलीज हो रहा है, जिसकी जितनी इसकी कैपेसिटी होती थी वो उसकी काफी ज्यादा कम हो गई है, इसलिए अंडर थ्रेट है, जिसके लिए ओरिजिनली ब्लैक सॉइल को जाना जाता था। ठीक है, बात करें ब्लैक सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है। सॉइल्स रिमूव कार्बन फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड लॉक इट अप इन द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो होता क्या है कि ये क्लाइमेट से या एटमोस्फेयर से कार्बन को ऑब्जॉर्व करता है और अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो एटमोस्फेयर है वहां से कार्बन को रिमूव करने में काफी हेल्प मिलती है। सॉइल्स हैव बीन प्रपोज्ड एज एन इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन टू मिटिगेट ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज। तो ह्यूमन जो इंड्यूस क्लाइमेट चेंज है उसमें मेनली रिस्पॉन्सिबल कार्बन और मीथेन है। तो कार्बन अगर ब्लैक सॉइल ऑब्जॉर्व करती होगी, रेगुलर ऑब्जॉर्व करती रहेगी, तो इससे एनवायरमेंट के ऊपर काफी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। However, black soil are quickly losing their SOC stocks. SOC stocks, soil organic carbon का स्टॉक धीरे धीरे लूज कर रही हैं। They have lost 20 to 50% of their original SOC stocks। ठीक है, ओरिजिनल जितना करते थे उससे काफी लूज कर दिया है इन्होंने। रिपोर्ट ने रिकमेंडेशन क्या दी, प्रिजर्विंग नेचुरल वेजिटेशन on black soil such as grassland, forest and wetland, and adopting sustainable soil management approaches on the cropped black soil
वर द टू मेन गोल हाईलाइटेड बाय द रिपोर्ट। अब इन दोनों तकनीकों से होगा क्या कि जो एसओसी का स्टॉक है, जो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, ये सॉइल की जो नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं, वो वापस ला सकते हैं हम जब नेचुरल वेजिटेशन है उसके ऊपर उगाएंगे, जैसे ग्रासलैंड हो गए, फॉरेस्ट हो गए, और सॉइल मैनेजमेंट हम अच्छे से करेंगे कि ब्लैक सॉइल को का यूज जितना ज्यादा कम बाकी चीजों के लिए हो सके उतना ज्यादा कम करेंगे एग्रीकल्चर के अलावा। ठीक, मेनली आप यहाँ पर इंडिया में देख सकते हो ये अलग अलग सॉइल, कौन कौन सी सॉइल कहाँ कहाँ पर मिलती है वो मैप है। ठीक है, माउंटेन सॉइल मेनली जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम में, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया अरुणाचल प्रदेश। बाकी लेटराइट सॉइल जिनसे ब्रिक बनती है वो आपको मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, कुछ एक एरियाज में ब्लैक सॉइल है इस वाले एरिया में। ये रीजन कौन से वाला है, ये है डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन। बात करें ब्लैक सॉइल बनती कैसे है, ठीक है, तो सबसे पहले प्लेट्यूज इरप्ट होंगे, सॉरी प्लेट्यूज नहीं, वल्केनोज इरप्ट होंगे। वल्केनोज इरप्ट होने के बाद जो मैग्मा होगा वो बाहर निकलेगा। मैग्मा बाहर निकलेगा तो लावा में कन्वर्ट होगा। लावा कन्वर्ट किस में होगा, सॉलिडिफाई होगा। सॉलिडिफाइड होने के बाद वो इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट होने के बाद विद पैसेज ऑफ टाइम इग्नियस रॉक्स से जो सॉइल बनेगी उस सॉइल को हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं। इसलिए आप मेनली जगह देखोगे कि ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा इंडिया में कहां पर है, जहां पर जो प्लेट्यूज वाले रीजन है, डेक्कन प्लेट्यू वाला जो रीजन है, यहाँ पर क्या मिलेगी अपने को, ब्लैक सॉइल। ठीक, तो सेम जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया वही कुछ एक चीजें हैं। तो क्रॉप्स कौन कौन सी हो सकती है, मेनली ब्लैक सॉइल कॉटन क्रॉप के लिए होता है। मेनली कॉटन यहाँ पर उगाया जाता है, इसको रैगुर भी बोलते हैं। रैगुर इसका निकनेम है ब्लैक सॉइल का। मेजर क्रॉप और कौन कौन सी है, वीट है, ज्वार है, लाइनसीड है, वर्जीनिया टोबैको, कैस्टर, सनफ्लावर, मिलेट्स। ये इंपॉर्टेंट कुछ एक है ब्लैक सॉइल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, the global sustainability standard board has approved the exposure draft for revised global reporting initiative biodiversity standard which allow organization to self report their major impact on biodiversity and its management। तो जीएसएसबी या फिर ग्लोबल सस्टेनेबल स्टैंडर्ड बोर्ड ने एक ड्राफ्ट इशू किया है जिसमें क्या बोला जाएगा कि जितनी भी सारी की सारी कंपनीज हैं वो अपना जीआरआई तैयार करेंगी। ठीक है, तो क्या है ये, इसके बारे में बात करें तो what is GRI? GRI is an independent global entity that helps business take responsibility for their impact on biodiversity। तो जितनी भी कंपनीज है, ये जितनी भी बिजनेस है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे पहले समझ लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट जिसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है वो हमारे नहीं है, हमें पुश्तों में नहीं मिले हैं, बल्कि हमने अपने आने वाली जो जनरेशन है उनसे उधार में लिया है, हमने उनसे लेंड किया हुआ है, तो हमने उधार पे लिया है तो उधार की तरह ही इसको यूज करेंगे, खुद मालिक बन के इसको यूज नहीं करेंगे। ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन मैक्सिमम जो कंपनीज है, कंपनीज या बिजनेस जो रन होते हैं वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के स्टेक के ऊपर रन होते हैं। तो जीआरआई में क्या होगा कि जितनी भी सारी कंपनीज हैं, ये जितने भी सारे बिजनेस हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर उनका कितना या एनवायरनमेंट के ऊपर उनका कितना इंपैक्ट रहेगा, उसका एक इंडेक्स तैयार करके देंगे। ठीक है, जीआरआई स्टैंडर्ड आर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू रिपोर्ट एंड देयर इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड द एनवायरनमेंट एंड द सोसाइटी। तो मेनली उनका एनवायरनमेंट, सोसाइटी और इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा, ठीक है, वो करेंगे। बात करें बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। कि हमारे पास वेराइटीज कितनी है, जैसे आप देखोगे कि कुछ जो स्पीसीज है वो लगातार जो है वो एक्सटिंक्ट होने की स्टेजेस के ऊपर है। बंगाल टाइगर भी उसमें से एक था, ठीक है, स्नो लेपर्ड उसमें से एक है। वैसे करके काफी जो स्पीसीज है इंडिया में, मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी एक वो प्रिपेयर किया था, उसमें भी एक स्पीसीज के बारे में मैंने बताया था, आप चाहो तो वो देख सकते हो वीडियो, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उसकी लीगल के ऊपर हमने बैन लगा दिया, इलीगल ट्रेड के ऊपर बैन लगाया है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कितनी ज्यादा वेराइटीज है हमारे पास। तो अगर हमारे पास ज्यादा वेराइटीज है स्पीसीज की तो हमारी बायोडाइवर्सिटी हाई है, और अगर हमारी जो वेराइटीज है वो कम हो जाती है तो हमारी बायोडाइवर्सिटी क्या है, लो है। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, सक्सेसफुल पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेम मस्ट इंक्लूड। तो क्या क्या रहेगा इसमें, ठीक है, एक तो रहेगा कंजर्व हैबिटेट and footprints implementation and next, a successful post 2020 global biodiversity framework must include। तो
जो हमारा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। एक तो हमारा जो नेचुरल हैबिटेट है उसको कंजर्व करने का प्लान बनाया हमने, कितना 30% ऑफ लैंड, फ्रेश वाटर एंड ओशियन एंड रिस्टोर्ड डिग्रेडेड इकोसिस्टम ग्लोबली बाय 2030। तो 30% ऑफ लैंड को रिजर्व करेंगे, फ्रेश वाटर और ओशियन को रिजर्व करेंगे हम, और जितने हमने डिग्रेड किए हैं इकोसिस्टम उन सबको रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अ माइलस्टोन टू हाफ द फुटप्रिंट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन बाय 2030 and target covering all sector. A successful post a successful post 2020 global biodiversity framework must include। तो जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। सबसे पहले बात करें 30% ऑफ लैंड, फ्रेश वाटर एंड ओशन को रिस्टोर करेंगे हम, और जितना इकोसिस्टम हमने डिग्रेड किया है उसको 2030 तक रिस्टोर करना है। A milestone to halve the footprint of production and consumption by 2030 and target covering all sector driving nature loss। तो नेचर का 50% हाफ करना है हमने, जितना हमने यूज किया है उसको। स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैकेनिज्म इंक्लूडिंग रेचेटिंग अप टू एक्शन ओवर टाइम। ठीक है, रेचेटिंग ओवर अप ऑफ एक्शन ओवर टाइम। तो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए इनकी टाइम के अंदर। फाइनेंस हम इसको सिक्योर करेंगे कि जितने फाइनेंशियल तरीके से, जितने फाइनेंशियली जितने बेटर तरीके से हम इसको डाइवर्सिटी को बचा सकते हैं उतनी हेल्प करेंगे। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन होने चाहिए हर चीज के। इंक्लूजन अलोंगसाइड इको सिस्टम बेस्ड अप्रोचेस टू डिलीवर बेनिफिट्स फॉर पीपल, नेचर एंड क्लाइमेट। तो अगर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन आएंगे तो लोगों के लिए तो हेल्पफुल रहेगा, लेकिन जो एनवायरमेंट है उसके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, एक नई स्टडी आई है, उस नई स्टडी के अकॉर्डिंगली changes in the gene activity in the brain of the people with severe COVID-19 were found to be similar to that in old age neurological conditions such as brain fog। तो ओल्ड एज में आपने देखा होगा कि ब्रेन में जो जितने ओल्ड पर्सन है, जब उनके एज जो है 80 टू 90 क्रॉस कर जाती है तो उसके बाद कुछ उनके बिहेवियरल चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके पीछे की वजह होती है ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग क्या होता है कि धीरे धीरे जो दिमाग है वो धुंधला पड़ना लग जाता है, ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है, जो एक्टिविटी होती है वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो जाती है। तो रिसेंटली एक स्टडी हुई, उसमें देखा कि एक नई जीन एक्टिविटी हो रही है उन लोगों में जिनको सीवियर कोविड-19 था। कोविड-19 जिनको बहुत ज्यादा था उनमें एक्टिविटी देखी गई कि उनमें भी ब्रेन फ्रॉग जैसे टाइप की कंडीशन देखने को मिली है, जो कि नॉर्मली ओल्ड एज में होती थी लेकिन कोविड-19 के बाद भी हुई है ये। ठीक है, प्रॉब्लम विद मैथ, ब्रेन सीम टू स्टॉप फॉर अ मोमेंट। तो ऐसे ऐसे करके कुछ एक जो चीजें हैं वो नॉर्मली ओल्ड एज में होती है, लेकिन जिनको कोविड-19 था और बहुत ज्यादा हाई लेवल पर था, सीवियर था, उनके लिए ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स की। 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज संगम। एक्सरसाइज का नाम क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज है एक और, ज्वाइंट नेवल स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन नेवी मार्कोस। मार्कोस मतलब मैरीन कमांडोज, मैरीन कमांडोज एंड यूएस नेवी सील्स कमांड इन गोवा। तो गोवा में हो रही है ये यूएस नेवी की सी एयर एंड लैंड जो उनकी फोर्सेज है उसको सील्स बोलते हैं शॉर्ट में, और इंडिया के जो मैरीन कमांडोज है उनके साथ एक एक्सरसाइज हो रही है। एक्सरसाइज का नाम है संगम। कहां पर हो रही है? गोवा में। ठीक है, गोवा में एक और चीज हो रही है, 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 इनोग्रेटेड इन गोवा। तो यहाँ पर आप इसका वो देख सकते हो, लोगो देख सकते हो। तो वर्ल्ड की आयुर्वेदा कांग्रेस या आरोग्य एक्सपो हुआ गोवा में। 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस वॉज इनोग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड शिपिंग, पोर्ट्स एंड वाटरवेज, श्रीपद नाइक ने इनको इनोग्रेट किया। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत गोवा के एंड सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वैद्य राजेश कोटेचा, ये सारे के सारे इनोग्रेशन फंक्शन में मौजूद थे। ठीक है, थीम क्या थी इवेंट की? आयुर्वेदा 1 फॉर 1 हेल्थ। ठीक है, आयुर्वेदा फॉर 1 हेल्थ थीम थी इसकी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17th एशियन पैसिफिक रीजनल मीटिंग APRM ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन स्टार्टेड इन सिंगापुर। सिंगापुर में येलो की 17th एशियन पैसिफिक रीजनल मीटिंग शुरू हुई। थीम क्या थी इसकी? इंटीग्रेटेड पॉलिसी एजेंडा फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी दी सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट। तो ये उसकी थीम थी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर रामेश्वर तेली
एंड सेक्रेटरी आरती आहूजा विल रिप्रेजेंट इंडिया। तो इंडिया से ये 2 रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं, हमारे जो लेबर सेक्रेटरी हैं आरती आहूजा और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर रामेश्वर तेली। ठीक है, ये दोनों रिप्रेजेंट करेंगे इस मीटिंग में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो साइंड 200 मिलियन यूरो कॉन्ट्रैक्ट विद सऊदी क्लब अल नसर। अल नसर के साथ इन्होंने 200 मिलियन यूरो का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो इसके बाद आपको कहां पर ये आपके उनको साथ में देख सकते हो। इसके बाद आपको अल नसर क्लब जो है उसके साथ आपको रोनाल्डो देखने को मिलेंगे। इंडिया टू ऑर्गेनाइज 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इन फिजी फ्रॉम Feb 15 to 17। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन होने जा रहा है फिजी में 15 फरवरी से 17 फरवरी को। अभी काफी लेट है, ठीक है, लेकिन पब्लिश इन्होंने कर दिया है कि क्या थीम रहेगी और कब होने वाला है। तो फिर थीम क्या रहेगी, हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इस साल की थीम रहेगी। ठीक है, पहली जो हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी 1975 में नागपुर में हुई थी और तब से 11 such conference have been organized in different parts of the world। ठीक है, the website and logo for the conference were launched earlier in October 2022 in New Delhi by the External Affairs Minister एस जयशंकर। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, तो उन्होंने ये जो लोगो आप देख सकते हैं ये इन्होंने अर्लियर अक्टूबर में ही लॉन्च कर दिया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड 3 नेशनल आयुष इंस्टीट्यूशन टू द नेशन ऑन 11 दिसंबर 2022 एट द 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस इन गोवा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 9th यहाँ पर आप देखोगे पीछे मैंने आपको बताया था भी कि 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हुई थी। तो इसमें 3 नए आयुष सेंटर श्री नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किए हैं इंडिया के लिए। कौन कौन से हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA गोवा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी NIH दिल्ली विल बी डेडिकेटेड टू द नेशन। बात करें आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आयुष की बात करें ए से होता है आयुर्वेदा, यू से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्ध और एच से होम्योपैथी, ये आयुष की फुल फॉर्म। ठीक है, इसको याद रखना, ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। Gautam Adani emerged as one of the 3 Indian billionaire being featured on the Forbes philanthropy list of the year। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गौतम अडानी जो है पूरे वर्ल्ड के टॉप 3 इंडियन बिलियनियर में, पूरे वर्ल्ड के टॉप 3 बिलियनियर में से एक है। तो इनका फोर्ब्स फिलांथ्रोपी लिस्ट में इस बार इनका नाम आया है। मनीषा रामदास वन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो पैरा बैडमिंटन, पैरा जो गेम होती है, डिसेबल जो पर्सन होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उन लोगों के लिए स्पेशल अलग टाइप के टूर्नामेंट चलते हैं। तो उसमें जो मनीषा रामदास है, ठीक है, इनको प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन नेम्ड मनीषा रामदास एज द विनर ऑफ BWF और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड आफ्टर 70-year-old वन द गोल्ड इन द वर्ल्ड चैंपियन SU5 सेक्शन। तो केवल 17 साल की हैं भी ये और इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया था वर्ल्ड चैंपियन SU5 सेक्शन में। ओवरऑल सी क्लेम्ड 11 गोल्ड, टोटल 11 गोल्ड जीत चुकी हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल इन 2022। केवल 2022 में 11 गोल्ड और 5 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते थे। रिटायर्ड BPCL चेयरमैन अरुण कुमार सिंह अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ ONGC फॉर टेन्योर ऑफ 3 ईयर। तो 3 साल के लिए अरुण कुमार सिंह जो है वो ONGC के चेयरमैन रहने वाले हैं। IIT मद्रास रिसर्चर डेवलप ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे मेजर करंट अफेयर्स में सिंधुजा के बारे में। ठीक, नेक्स्ट, वोलोदिमीर जेलेंस्की नेम्ड टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2022। तो जेलेंस्की यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम टाइम की जो मैगजीन आती है उसमें पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए डाला गया। प्रेस्टिजियस अमेरिकन मैगजीन टाइम हैज नेम्ड यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, स्पिरिट ऑफ यूक्रेन बोला गया, इनको टाइटल दिया गया एज इट्स 2022 पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक, बात करें निर्मला सीतारमन अमंग 6 इंडियंस ऑन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन। तो निर्मला सीतारमन दुनिया की जो सबसे पावरफुल औरतें हैं उसमें से 6 इंडियन वुमेन भी शामिल है। उसमें सबसे पहला अगर किसी का रैंक है तो किसका है, निर्मला सीतारमन का। सी इज रैंक 36 ऑन द लिस्ट हाइलाइटिंग इनोवेटर्स एंड इंस्टिगेटर हु आर लीडिंग द वर्ल्ड स्टेज टू रीडिफाइन ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर। ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर मतलब पहले ट्रेडिशनली क्या होती थी, कुछ एक पर्टिकुलर क्लासेस को दी जाएगी, चाहे वो रेशियल सुप्रीमेसी हो चाहे वो जेंडर सुप्रीमेसी हो, पहले ऐसे करके दिखाते थे।
इक्वालिटी नहीं होती थी, तो ये उससे रीडिफाइन कर रहे हैं उस ट्रेडिशनल नॉलेज को, कि जरूरी नहीं है कि जो पहले ट्रेडिशनल होते थे वही सही है। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग सब चेंज होना चाहिए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी ऐसी साइट्स होती हैं? सबसे पहले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वो वाली साइट्स को दिया जाता है जो कि कल्चरली या फिर एनवायरनमेंट या इकोलॉजी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उनको प्रिजर्व करना और कंजर्व करना एक पूरे वर्ल्ड को अपनी जिम्मेवारी लगता है। तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, ठीक है, जिसका नाम है यूनेस्को। ठीक है, तो ये कुछ एक साइट्स को टैग देते रहते हैं। जैसे कि किसी साइट को टैग लग जाए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो उस वाली कंट्री की जिम्मेवारी बनती है कि उसकी प्रोटेक्शन करें, अगर कहीं से डिग्रेड हो रही है या कहीं से कोई हार्म पहुंचा रहा है उसको, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें या इमीडिएट कोई नेसेसरी स्टेप उठाए। बात करें कि इंडिया की कौन कौन सी साइट्स है, तो सबसे पहले जो साइट्स शामिल हुई थी वो अजंता केव थी 1983, देन इलोरा केव 1983, ये दोनों महाराष्ट्र में है। देन जो थर्ड पे आए थे वो आए थे आगरा फोर्ट 1983, ताजमहल 1983, सन टेम्पल कोणार्क 1984, महाबलीपुरम मोनूमेंट्स ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स 1984 तमिलनाडु में है ये। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो एक नेचुरल साइट है, कुछ एक साइट इसमें नेचुरल भी है, 1985 असम में है। केवलादियो नेशनल पार्क राजस्थान 1985, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985 असम, चर्चिज एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा 1986 गोवा। 11 नंबर पर ऐड हुए थे हमारे खजुराहो के मॉन्यूमेंट्स, खजुराहो टेम्पल्स 1986 में, मध्य प्रदेश में है खजुराहो। 12 पे ऐड हुए थे सेम ईयर में, 3 हुए थे मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी और फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी है आगरा में, हम्पी के हैं कर्नाटका में। 87 में हुए थे हमारे 4, एलिफेंटा केव्स, ग्रेट लिविंग छोला टेम्पल्स, पट्टाडिकल मॉन्यूमेंट्स, सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पर आप इन सबकी पर्टिकुलर लोकेशन देख सकते हो। इनका जितने भी पॉइंट्स है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी याद रखना है आपको, इनका ईयर भी याद रखना है, और कौन सी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 18th पे ऐड हुए थे हमारे नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, उत्तराखंड में है ये 1988। मॉन्यूमेंट्स ऑफ बुद्धा 1989, सांची, सांची बुद्ध स्तूप भी बोलते हैं, सांची स्तूप भी बोलते हैं इसको मोस्ट पॉपुलरली। हुमायूं टॉम 1993 में ऐड किया गया था। 21 कुतुब मीनार एंड मॉन्यूमेंट्स 1993 में दिल्ली में। माउंटेन रेलवेज जिसमें दार्जिलिंग रेलवे है, कालका रेलवे है, एंड शिमला एंड नीलगिरी। तो कालका शिमला हिमाचल में है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, और नीलगिरी हिल्स में साउथ में तमिलनाडु में। 1999 दार्जिलिंग। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बिहार में 2002। भिम्बेडका रॉक शेल्टर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, चंपानेर पवागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, रेड फोर्ट एंड जंतर मंतर। ठीक, नेक्स्ट वेस्टर्न घाट्स, हिल फोर्ट्स, रानी की वाव, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क नालंदा 2016, खांगचेनजोंगा नेशनल पार्क 2016, आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कॉर्बूसियर कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़, हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद, विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको इन मुंबई 2018 में शामिल किया गया था। लेटेस्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रीजन है 38 पे पिंक सिटी किसको बोलते हैं? जयपुर को बोलते हैं। तो 2019 में इनको डाला गया। ककातीय रुद्रेश्वर टेम्पल बहुत बार पेपर में पूछ चुके हैं, तेलंगाना में है, रिसेंटली ये डाला गया। और धौलावीरा सबसे लास्ट साइट 2021। तो 40 टोटल साइट्स हैं, जिसमें 8 जो है वो नेचुरल साइट्स हैं, बाकी हेरिटेज साइट्स हैं। तो ये सारी की सारी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बनती है, चाहे वो लोकेशन हो, चाहे वो ईयर हो, चाहे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो, चाहे कौन से नंबर पे ऐड की गई हो। नंबर याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद करना ईयर के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय।